जनरल एक्सप्लेनेशन से शुरू करते हैं भैया। तो जब जनरल एक्सप्लेनेशन की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपका आ जाता है सेक्शन 6। सेक्शन 5 तक हम कवर कर चुके हैं। अब जो सेक्शन 6 हमारी बात करता है कि जो हमारे एक्सेप्शन और एक्सप्लेनेशन यानी कि जो डेफिनेशन है, इनको समझने के लिए आपको किन चीजों पर केवल ध्यान देना है। ये क्लियर कहता है कि थ्रू आउट दिस कोड, यानी कि जब आप इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे, इसको ध्यान से गो थ्रू जाएंगे, तो क्लियर कट है भैया, एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि प्रत्येक अपराध के लिए जो भी परिभाषा इस कोड में दी हुई है, एंड एवरी पेनल प्रोविजन, और या जो दंडात्मक प्रावधान है। भाई सीधी से मान लीजिए, आप ये मान के चले, अगर चोरी की आप बात करते हैं तो चोरी के लिए जो डेफिनेशन है वो 378 में दी हुई है चोरी की, और जो पनिशमेंट है वो फिर 379 से आप शुरू करते हैं। तो दोनों ही चीजों को देखेंगे, एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस एंड एवरी पेनल प्रोविजन। उसके साथ भैया आपके इलस्ट्रेशन जो डेफिनेशन के साथ जुड़ के हैं या पैनल प्रोविजन के साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों को समझाने के लिए इलस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पैनल प्रोविजन, यानी कि आप इसे जोड़ के पढ़िए, एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन, एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच पैनल प्रोविजन shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled general exception। यानी कि इन सारी चीजों को आप क्या है उनके साथ ही जोड़ करके पढ़ेंगे। जो जनरल एक्सेप्शन, जो सामान्य अपवाद की आप परिस्थितियां देखेंगे इसमें 76 से लेकर 106 तक, वो सारे उन सब के साथ भी आपके डेफिनेशन और पैनल प्रोविजन वो साथ साथ कंप्लाई करेंगे। दो दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पैनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। यानी कि क्योंकि जब एक्सेप्शन की आप बात पढ़ोगे, एक्सेप्शन को आप एक बार समझ लेंगे यहाँ पे, वही जब डेफिनेशन की आप बात करते हो, मान लीजिए सपोज कीजिए डॉक्यूमेंट है, वॉलंटरली है, गुड फेथ है या फ्रॉडुलेंटली है, इन सब चीजों को आप आगे हर डेफिनेशन में, हर पैनल प्रोविजन में पढ़ते जाएंगे। लेकिन जब आप जनरल एक्सेप्शन की बात करते हैं, उसको आपको एक बार यहाँ समझ लेंगे, और समझने के बाद उस डेफिनेशन के साथ वे सब्जेक्ट टू रहेंगे, यानी कि जुड़े हुए रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप एविडेंस एक्ट में पढ़ करके आए हैं, मान लीजिए जब कोई व्यक्ति किसी सामान्य अपवाद का लाभ लेना चाहता है, सामान्य अपवाद इन द सेंस ये है कि जो 76 से लेकर के आपके 106 तक दिए हुए सामान्य अपवाद वाली परिस्थिति ये होती है कि जो उसमें मैलाइक का पोर्शन है, यानी कि जो मैलाइक है, बर्डन ऑफ मैलाइक, वो कम हो जाता है। अब इसलिए जो जनरल एक्सेप्शन है उन चीजों के साथ आप जोड़ करके पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन जैसा आप देख लीजिए, दिस सेक्शन इन दिस कोड व्हिच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस दैट द चाइल्ड अंडर 7 years of age कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस, बट द डेफिनेशन आर टू बी understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age। क्लियर है भैया? अब इसी तरीके से जो इलस्ट्रेशन भी है, देखना अंजलि क्या लिखा है बेटा। A police officer without warrant apprehends Z, who has committed murder. Here, A is not guilty of the offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Z, and therefore the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. यानी कि नथिंग इज ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। अंजलि बताओगे बेटा किस सेक्शन में दिया होगा मेरे ख्याल से ये? Sir, 77, 78. प्रिया आप बताओगे भैया? सर 76। 76 में दिया हुआ है, यानी कि जो विधि द्वारा आबद्ध है। अच्छा 79 में क्या दिया हुआ फिर बेटा? उसमें सर 76 में तो बाउंड बाई लॉ हो गया है, 79 में जस्टिफाइड बाई लॉ हो गया है। जस्टिफाइड बाय लॉ है। और तो इसमें ये क्या कह रहा है कि नथिंग इज ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ और डू इट। इसमें सर ये कह रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसकी ड्यूटी बनती है कि जिसने मर्डर किया उसको वो अरेस्ट करेगा। तो यहाँ पे तो हो गया ये बाउंड बाई लॉ, जो कि सेक्शन 76 में दिया हुआ है।
और जस्टिफाइड वाला जो 79 आप पूछ रहे हैं वो ये कि फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे कोई पर्सन है, उसके सामने कोई अगर मर्डर हुआ है तो उस इसको केस में हाँ, तो इसको बेटा एक बार अगर मेरे हिसाब से 79 आप पढ़ोगे, 79 का इलस्ट्रेशन, तो मुझे लगेगा शायद आप फिर ये कहेंगे कि 79 में दिया हुआ है। देखना 79 का इलस्ट्रेशन और 79 सभी देख सेवन लीजिएगा। सर मैं पढ़ूं इसको? नहीं, इसको नहीं, 79 वाला इलस्ट्रेशन पढ़ना है। हाँ सर, 79 का इलस्ट्रेशन कहता है ए सीज जेड commit what appears to A to be a murder. A, in the exercise to the best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all persons of apprehending murderers in the act, sees Z in order to bring Z before the proper authorities. A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. यानी कि अब ये जो तुम्हारा इलस्ट्रेशन है, अब इसको 79 के साथ, क्योंकि जो 76 है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है, बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ। चलो खैर उसे छोड़ दीजिए, अब इसको आगे देख लीजिए। अब ये सेंस और एक्सप्रेशन आप देख लेते हैं कि अगर एक बार इसको एक बार आपको, हाँ प्रिया बोलो। लेकिन अभी फिर उस इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो गया है, हाँ बोलो। क्योंकि अभी हमने इस सेक्शन 6 में तो पुलिस ऑफिसर को पढ़ा है कि वो बाउंड बाय लॉ है, इसलिए मैं इसको 76 से लिंक कर रही थी। लेकिन 79 में हम नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं जो कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो गलत है क्या सर ये? नहीं, पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो ये किसको 79 में, जी। तो 79 में पब्लिक अथॉरिटी तो है वो, उसके लिए नॉर्मल इंसान के लिए भी नहीं, ऊपर से जस्टिफाइड बाय लॉ है। चलो उसे आप 76 के साथ, मैं तो मतलब जो कहने का मतलब ये है, कहने का इन द सेंस ये कि अगर जो आपके जो जनरल एक्सेप्शन है, इन जनरल एक्सेप्शन को आप सभी के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन आपको ये नहीं बताएंगी या पैनल प्रोविजन आपको ये नहीं बताएंगे कि किन परिस्थिति में कोई कार्य अपराध नहीं है, जब आप इंटेंशन और ये मेंस रिया की बात करते हैं। अब इसी के साथ जो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, आप देख लीजिए, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड, यानी कि प्रत्येक जो एक्सप्रेशन है, जो एक कोई पंक्ति है, अगर उसको एक बार यहाँ कोई एक्सप्लेन किया हुआ है इस कोड के किसी भी पार्ट में, इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कंफर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन, यानी कि अब वो एक बार आपको बता देंगे। कहने का मतलब ये है कि एक बार आप समझ लीजिए, फिर उसको बार बार जब भी वो आगे आएगा आपके लिए, आपको उसी सेंस में यूज करना है। जेंडर के लिए केवल आपको एक शब्द यूज करते हैं, वो ही, क्योंकि वो दोनों का ही डेरिवेटिव्स होगा। द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी प्रोनाउन वेदर मेल और फीमेल, दोनों के लिए ही यूज करेंगे। अब नंबर की जब आप बात करोगे, देखो ये जो सेक्शन है, तो सेक्शन 8 है, ये तो आपको मोस्टली पूछा जाता है प्री के एग्जाम में। बाकी जो मान लीजिए सेक्शन 7 है या सेक्शन 9 है, इनको पूछने के लिए अंदर जाके रेयरली पूछते हैं, केवल और केवल आपका जो है क्या पूछ लेते हैं, section wise, मतलब where the number is provided, where the sense of expression once explained and what is provided under section 7 or under section 9, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। Unless the contrary appears from the context, words importing the singular number include the प्लूरल नंबर, यानी कि सिंगल नंबर में भी आपका प्लूरल इंक्लूड होगा, यानी कि ही जो शब्द है उसमें आप सब चीजें इंक्लूड कर लीजिए, जैसा ऊपर कर रहे हैं इसी तरीके से वर्ड में जो है आप सारी चीजें इंक्लूड करते चलेंगे। एंड वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूडिंग द सिंगुलर नंबर, यानी कि अगर एक शब्द लिखा हुआ है, चाहे उसमें प्लूरल है या सिंगुलर है, उसमें दोनों समाहित हो गए, यानी कि जो नंबर की डेफिनेशन है वो आपकी इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव इन द सेंस, खुश जी सर। अंजलि आप बताओगे इंक्लूसिव से क्या मतलब होगा? मतलब सर इंक्लूडेड है सर उसके अंदर, मतलब इसको आप हिंदी में समावेशी कहते हैं। समावेशी इन द सेंस कि मतलब एक चीज बताइए तो उसमें सारी चीजें अपने आप ही समाहित हो जाएगी। अब जो सेक्शन 10 मैन और वुमेन की बात करता है, खाली इतने से काम चल जाएगा, जो सेक्शन 10 में क्या दिया हुआ है,
बाकी आप पढ़ना चाहें तो इसको देख लीजिए। द वर्ड्स मैन डिनोट्स ए मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, यानी कि अगर मैन की आप बात करते हो तो मेल ह्यूमन बीइंग है, किसी भी उम्र का हो चाहे। इसी तरीके से अगर आप वुमेन की बात करते हो तो फीमेल है, फीमेल ह्यूमन बीइंग है, वो भी किसी भी की उम्र की हो सकती है। अब पर्सन की आप बात करते हैं, ये अधिकतर पूछी जाती है। जो पर्सन है इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी कि पर्सन में आपकी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, यानी कि व्यक्तियों का एक जो समूह है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है। अब यहाँ पर मुझे प्रियंका आप बताओगे कि इनकॉर्पोरेशन से क्या मतलब है यहाँ पर? तो सेक्शन 11 में आप पूछते हैं। हाँ बेटा, सेक्शन 11 में एक शब्द लिखा हुआ है कि वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब यहाँ पे जो इनकॉर्पोरेटेड है इसका क्या मतलब है? सर इनकॉर्पोरेट मीन शामिल होना। प्रिया आप बताओगे भैया? सर इनकॉर्पोरेट है? हेलो हेलो, हाँ प्रिया हेलो बताओगे भैया? हाँ भैया बोलो। कुछ बताना भैया। रेशन यूज किया। एक मिनट रुक जाओ प्रिया। कुछ सर इसका यही मतलब है कि वो जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं कंपनीज एक्ट के अंडर में। यानी कि जो कंपनी की बात करते हैं तो वो कोई भी कंपनी जो है एक जीवित व्यक्ति तब बनती है जब उसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तो तभी वो इनकॉर्पोरेटेड मानी जाएगी। अब इसके लिए अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दी है, चाहे उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कंपनी एक्ट में हुआ है या नहीं हुआ है, वो उस स्थिति में भी यहाँ पर सेक्शन 11 के परव्यू में आप उसे एक पर्सन मान के चलेंगे। ठीक है। अब इसी तरीके से आप पब्लिक देख लीजिए, पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, वो दोनों चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। जो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है इसको केवल सेक्शन 14 आप याद रख लीजिएगा। सेक्शन 14 प्री में इतना ही पूछा जाता है कि जो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है कहाँ दिया हुआ है, आप सेक्शन 14 बता देंगे, पढ़ना चाहे पढ़ ले। तो वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड, तीन चीजें हैं, कंटिन्यूड, अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट के द्वारा, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, या उसके अंतर्गत उसको जो क्या हुआ कंटिन्यू कर रहा है सर्विसेज को, या अपॉइंट किया गया है, या एम्प्लॉयमेंट में उसे लिया गया है, दैट इज कॉल्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब 15 आप देख लीजिए, फिर गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की ही बात कर रहे हैं, यानी कि जो वर्ड गवर्नमेंट है डिनोट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, दोनों की बात करेंगे। अब इंडिया को जो आप देखेंगे, इससे पहले ये डेफिनेशन कहीं देखी है भैया आपने? इंडिया की डेफिनेशन सर सीआरपीसी में। सीआरपीसी में देखिए, जो वहां लिखा हुआ था वो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है इंडिया मीन्स द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। अब एक्सक्लूडिंग को आप हटा दीजिए क्योंकि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई इंडिया मीन्स द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। जो भारत का क्षेत्र है वही भारत है। जब आप सेक्शन 18 के परिव्यू में देखेंगे, जज आप देख लीजिए, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसपे आप पूरा ध्यान देके चलेंगे। जो जज है डिनोट नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज, यानी कि जज से तात्पर्य केवल उस व्यक्ति से नहीं है जिसको ऑफिशियली, यानी कि ऑफिशियली बाय गवर्नमेंट के आदेश के द्वारा उसको एज जज डेजिग्नेट किया गया है। यहाँ पे प्रत्येक वो व्यक्ति आ जाएगा फिर जिसको हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, ए डेफिनेटिव जजमेंट या a judgment which if not appealed against would be
डेफिनेटिव जजमेंट से मतलब होता है कि फाइनल जजमेंट, या कोई ऐसा आदेश अगर उसके अगेंस्ट अपील हो तो उसका वो डेफिनेटिव हो जाएगा, मतलब अपील ना हो तो वो डेफिनेटिव हो जाए, उसकी आप बात करते हैं। या जजमेंट विच इफ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी डेफिनेटिव, या अगर अपील हो तो यानी कि आपकी जो हायर कोर्ट है उसके द्वारा उसको कंफर्म कर दिया जाए तब वो जजमेंट मान लिया जाए। और who is one of a body of a persons, which body of a persons is empowered by law to give such judgment, यानी कि हर वो व्यक्ति जिसको बाय लॉ एम्पावर किया गया है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, किसी डेफिनेटिव या फाइनल जजमेंट को देने के लिए। और जजमेंट अगर उसके अगेंस्ट अपील ना हुई तो वो फाइनल हो जाता है, या अगर वो अपील हुई भी है तो हायर अथॉरिटी के द्वारा उसको कंफर्म कर दिया जाता है, तब उस स्थिति में वो व्यक्ति भी जज कहलाएगा जिसके द्वारा उस जजमेंट को डिलीवर किया हुआ है। क्लियर है भैया? अब जैसे आपको कलेक्टर की बात करोगे, एक कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन इन ए सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 एज ए जज, यानी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा भी या अब जैसे आप तुम ये देखोगे जो 107(16) की जो कार्रवाई है वो किसके सामने होती है, किसके समक्ष होती है? 107(16) में सीआरपीसी के परव्यू में बात कर रहा हूं भैया। कोई बताएगा 107(16) होता क्या है? 107 सेक्शन 107 है और 116 है सीआरपीसी का। इसकी कार्रवाई किसके समक्ष होती है? अच्छा, कोर्ट में हमारे पास ये दो बच्चे, सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने होती है। ये देखो दो बच्चे हमारे पास, ये जो अधिकतर कोर्ट में जाते हैं, एक तो प्राची है और एक दिव्या है। दिव्या बताओगे बेटा 107(16) की कार्रवाई देखी है कभी? नहीं सर, 107(16) की नहीं देखी। नहीं देखी? प्राची आपने देखी बेटा? नहीं सर, नहीं देखी? नहीं। किसी ने देखी है भैया? श्रेयांश? नहीं सर। नहीं देखी? चलो खैर कोई बात नहीं। अंजलि? नहीं सर, नहीं देखी। कोई बात नहीं। ऐसा होता है जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध ये आशंका हो कि ये लोक शांति भंग कर सकता है तो उस व्यक्ति से जो ना पर्सनल बॉन्ड ले लिया जाता है। और पर्सनल बॉन्ड यानी कि व्यक्तिगत बंध पत्र लिए जाते हैं, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के थ्रू लिए जाते हैं कि आप जो है लोक शांति बनाए रखेंगे, उसे भंग नहीं करेंगे। 107(16) छोटा सा ये दिया हुआ है। खैर चलो अब इसको आगे चलते हैं भैया। फिर सेक्शन 20 में आ जाता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि वहां तो हमने जज देखा था, अब जो जज है वही बेटा अपने आप में कोर्ट है। ये मान लीजिए द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट द जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, यानी कि जो न्यायिक रूप से जो अकेले काम कर रहा है, लॉ के द्वारा अधिकृत है, या तो अकेले उसको एम्पावर किया गया है, या बॉडी ऑफ जजेस, यानी कि जब बॉडी ऑफ जजेस क्या है, जैसे कि आपकी बेंच है, विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली, न्यायिक रूप से काम करे एज ए बॉडी, या व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशियली, जब वो अकेला जो एलोन जज है या बॉडी है वो जुडिशियली कोई कार्य कर रहे हो, तब उस स्थिति में वो कोर्ट कहलाएंगे। कोर्ट के लिए क्लियर कट ये है भाई, अगर इन जनरल अगर आप देखते हैं कोर्ट से मतलब क्या है, एक खाली कमरा नहीं। कोर्ट तब वो मानी, कोर्ट तब कोर्ट होती है जब उसमें वो व्यक्ति भी उपस्थित होता है जिस व्यक्ति को जुडिशियली यानी कि कोई न्यायिक कार्य करने के लिए एम्पावर किया गया, दैट इज कोर्ट। इलस्ट्रेशन, ए पंचायत एक्टिंग अंडर 22 रेगुलेशन 7/1816 of a Madras court having power to try and determine the suits is a court of justice, उसे भी कोर्ट ऑफ जस्टिस बताया गया है। अब यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है, ये पब्लिक सर्वेंट जो है आप सेक्शन 21 को हर हालत में ध्यान रखिएगा कि जो पब्लिक सर्वेंट है आपका कहाँ दिया हुआ है। अब पब्लिक सर्वेंट में आप जब क्या क्या चीजें आएंगी ये आप देखते चलिएगा कि कौन कौन सी चीजें आती हैं। कुछ देखना क्या क्या आता है भैया इसमें।
The words public servant denote a person falling under any of the descriptions hereinafter following, namely every commissioned officer in the military, अरे naval. रुक जा भैया, ये एवरी कमीशन्ड ऑफिसर से पहले सेकंड लिखा हुआ है, फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट तो सर उड़ा दिया, मैं हट गया किसने हटाया? सर 1915 एक्ट ने। हाँ 1950 के द्वारा वो ओमिट कर दिया गया है वहां से। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो एक एक शब्द से जोड़ते चले जाओ। एवरी कमीशन्ड ऑफिसर जो मिलिट्री का है वो पब्लिक सर्वेंट है। एवरी जज जो लॉ के द्वारा अधिकृत है डिस्चार्ज करने के लिए अपने कार्य को, वो जज है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी जज है। उसके बाद एवरी ज्यूरीमैन, एसेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो भी जज, वो सॉरी वो भी पब्लिक सर्वेंट है। और इसी तरीके से चाहे आर्बिट्रेटर की हम बात कर रहे हैं तो आर्बिट्रेटर है वो भी जज है, ओ सॉरी पब्लिक सर्वेंट है। इसी तरीके से आप जो एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। अंजलि बताओगे बेटा कौन व्यक्ति होगा? पुलिस ऑफिसर। जेलर भी हो सकता है। जी सर। ठीक है, अब कुछ 8वां पढ़ना भैया। Every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience. मेरे ख्याल से पुलिस ऑफिसर को यहाँ ले आएंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से फिर आप 9th देख लीजिएगा। Every प्रिया आप देखना क्या लिखा हुआ भैया, छोटा सा इसलिए आप पढ़ दीजिए। Every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep, or expend any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment, or contract on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make authentic or keep any document or to make authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. यानी कि क्या क्या कौन लोग होंगे ये? सर इसमें एसेसर, सर्वेयर्स और ये कलेक्टर वगैरह शायद आ जाएंगे, रेवेन्यू ऑफिसर्स। हाँ, जो रेवेन्यू बोर्ड के रेवेन्यू ऑफिसर्स के जो है कर्मचारी होंगे, जो राजस्व विभाग है उनको आप इसमें ले आएंगे। वे सब भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट होंगे। इसी तरीके से 10वां देखो अंजलि क्या कहता है भैया। Every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep, or expend any property, to make any survey or assessment, or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town, or district, or to make, authenticate, or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town, or district. ठीक है, अब इसी के साथ भैया 11th और 12th देख लीजिएगा। Any person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct an election or part of an election। यानी कि जो निर्वाचन विभाग है, इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिस हैं वे सब लोग भी यहाँ जाएंगे। इसी तरीके से 12th में आप देख लीजिएगा। कुछ देखो क्या कहता भैया। Every person A in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government. B in the service or pay of a local authority, a corporation established by or under a central, provincial or state act, or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956. इन सब लोगों को भी आप जो है उसमें रख लेंगे भाई। एक तो ये ध्यान रखना है कि टोटल कितने जो व्यक्ति दिए हुए हैं, कितने काइंड्स बताए हुए हैं। पब्लिक सर्वेंट की जब हम बात करते हैं, प्रियंका कितने लोग हैं टोटल ये जो बताए हुए हैं? Sir, 12 people. अरे भैया 11 हैं, एक तो उड़ा दिया था ना ऊपर पहले ही। Okay, sir. ठीक है, कोई बात 11. नहीं। अब
इसी तरीके से सेक्शन 22 देख लीजिए। सेक्शन 22 आपका कहता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। कॉर्पोरल से मतलब क्या होगा? दिव्या, कॉर्पोरल प्रॉपर्टी से मतलब क्या होगा? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी होती है जो टेंजिबल होती है। टेंजेबल प्रॉपर्टी या द वर्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि प्रत्येक उस प्रॉपर्टी को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, प्रत्येक प्रकार की जो भी हो, और उसमें जो लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग व्हिच इज अटैच्ड टू अर्थ, उसको क्या करता है? इसको एक्सेप्ट, उनसे अलग की हम बात कर रहे हैं। अब सेक्शन 23, 24 और 25, भैया 3 सेक्शन है, ये तीनों ध्यान से समझना। ये या किसी को आते हो तो मुझे समझा दीजिए एक बार। आते हैं किसी को? खुश? नहीं सर, आप ही समझा दीजिए। अरे भाई, सारा मैं समझाऊंगा तो तुम क्या करोगे? अंजलि? सर रॉन्गफुल गेन में कोई चीज गेन हो रही है और लॉस में लॉस हो रही है। चलो खैर कोई बात नहीं। यहाँ देखो 2 शब्द हैं बेटा, एक होता है रॉन्गफुल गेन, एक होता है रॉन्गफुल लॉस। आप इसको इस तरीके से, रॉन्गफुल गेन इन द सेंस ये नहीं कि हर वो चीज जो आप प्राप्त कर रहे हैं जिसके आप वास्तविक रूप से अधिकारी नहीं है, यानी कि आप गलत तरीके से उसे आप प्राप्त कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रॉन्गफुल गेन। और रॉन्गफुल लॉस वो चीज है जिसके लिए आप अधिकारी हैं और कोई व्यक्ति गलत तरीके से आपसे उसे हड़प रहा है, तब वो आपको रॉन्गफुल लॉस माना जाता है। अब इसको देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। शब्द के हिसाब से तो ये बनता है, बाकी देखते हैं ये क्या कहते हैं। wrongful gain is gained by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। यानी कि wrongful gain क्या है? unlawful gain by unlawful means of property, संपत्ति को किसी जो गेन किया जा रहा है अनलॉफुल तरीके से, अवैधानिक तरीके से संपत्ति को प्राप्त कर रहा है वो व्यक्ति, गेन कर रहा है। और जिसके लिए क्या है, वो गेन करने वाला जो व्यक्ति है, विच द पर्सन गेनिंग, जो गेन कर रहा इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड, वो वैधानिक रूप से उसके लिए योग्य नहीं है। अब इसी तरीके से रॉन्गफुल लॉस देख लीजिए। सॉरी, wrongful loss is the loss by unlawful means of property। एक ऐसा लॉस है अनलॉफुल तरीके से संपत्ति के बारे में, टू विच द पर्सन लॉसिंग इट इज लीगली एंटाइटल्ड, उस व्यक्ति को पहुंचाया जा रहा है जो लीगली रूप से इस संपत्ति का अधिकारी है और उसे गलत तरीके से उससे वो संपत्ति वहां से उसके कब्जे से हटाई जा रही है। इट मीन्स दैट वो पर्सन, उसको कुछ रॉन्गफुल लॉस हो रहा है। अब यानी कि गेनिंग रॉन्गफुली, लॉसिंग रॉन्गफुली, और 2 चीजें आप ये देख लीजिएगा। ए पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली। यानी कि कोई भी व्यक्ति रॉन्गफुल गेन कब करता हो, कब कहा जाएगा? वो तब कहा जाएगा जब वो गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली, जब उसे अपने पास कब्जे में रॉन्गफुल गलत तरीके से वो कब्जा के बना रखता है, एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली, और ठीक उसी तरीके से जब वो गलत तरीके से उसे एक्वायर करता है, प्राप्त करता है, तब उस स्थिति में क्या है? रॉन्गफुल गेनिंग रॉन्गफुली कहा जाएगा। इसी तरीके से लॉसिंग रॉन्गफुली की जब आप बात करते हैं, ए पर्सन इज सेड टू लॉस रॉन्गफुली कब? when such person is wrongfully kicked out of any property, जब उस व्यक्ति के कब्जे से, जो उसका अधिकारी है, गलत तरीके से कोई संपत्ति आप हटा दो, वो लॉसिंग रॉन्गफुली है। यानी कि किसी व्यक्ति की संपत्ति चोरी हो जाए तो उसे कुछ रॉन्गफुल लॉस हुआ, और जिसने चुराई है उसे कुछ रॉन्गफुल गेन हुआ। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो डिसऑनेस्टली, क्योंकि देखो 2 शब्द जो थे, ये 2 शब्द आपको यहाँ काम देंगे। whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person said to do that thing dishonestly। यानी कि जब कोई व्यक्ति इस आशय के साथ कोई कार्य करता है, कोई एक्ट कमिट करता है जिसके द्वारा किसी एक व्यक्ति को तो वो रॉन्गफुल गेन पहुंचा रहा है और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस पहुंचा रहा है, तब इस स्थिति में
wrongful gain to one person और wrongful loss to another person, तो वो क्या क्या है, डिसऑनेस्टली कोई कार्य करता हुआ माना जाएगा। अब डिसऑनेस्टली से आगे एग्रावेटेड फॉर्म है फ्रॉडुलेंटली। A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise। जो आप कह रहे हैं कि यानी कि कोई भी व्यक्ति फ्रॉडुलेंटली करता हुआ कब कहा जाएगा, जब वो इस आशय के साथ जब किसी दूसरे व्यक्ति को डिफ्रॉड करे, डिसऑनेस्टली किसी व्यक्ति को धोखा पहुंचाए, वहां उसे फ्रॉडुलेंटली कहा जाएगा। यहां तक तो क्लियर है भैया सभी को? क्यों भैया? हाँ जी सर। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव में देखो सीधा सीधा सा है, ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव। कोई भी व्यक्ति विश्वास करने का कारण कब होता है किसी भी व्यक्ति को? कब? ए थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। यानी कि मुझे ये विश्वास है कि आप सभी लोग मेहनत से पढ़ते हैं, अब मेरे पास इसका कारण ये हो सकता है कि आप मेरे उसका प्रॉपर आंसर देते हैं, दैट इज द रीजन टू बिलीव, क्योंकि विश्वास करने का जो कारण है। तो अब यहाँ भी हम वही देखते हैं कि पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव ए थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज। उसके पास कोई पर्याप्त कारण है इस बात का जिसलिए वो विश्वास कर रहा है, टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज, किसी अन्य तरीके से नहीं। अब 27 और क्लियर अच्छी चीज ये कहता है कि प्रॉपर्टी जो किसी वाइफ के, क्लर्क के या सर्वेंट के कब्जे में है, व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ ए पर्सन्स वाइफ, यानी कि एक व्यक्ति है उसकी अगर वाइफ के कब्जे में है या उसके किसी क्लर्क के कब्जे में है या उसके किसी सर्वेंट के कब्जे में, ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति के बिहाफ पर, इट इज इन दैट पर्सन्स पोजीशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड। अगर सपोज कीजिए मैंने कुछ को कहा कि भैया कुछ 50,000 रुपए की आपसे जरूरत है, तो उन्होंने कहा ठीक है सर मैं दे दूंगा। ठीक है, कुछ घर लेकर के पहुंच गए, कुछ जब घर लेकर पहुंच के मैं वहां हूँ नहीं, तो उन्होंने कहा सर आप तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जो घर पे जो व्यक्ति काम कर रहा है आप उसे पकड़ा दो। अब अगर उसके पास वो प्रॉपर्टी पहुंच जाती है तो प्रिजम्पशन क्या है भैया, ये माना जाएगा कि जैसे उन्होंने कुछ न वो पैसे मुझे दे दिए। तो सेक्शन 27 भी यही कह के चलता है कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति की वाइफ के, उसके क्लर्क के या उसके सर्वेंट के कब्जे में है, तो इस कोड के मीनिंग के अंतर्गत ये समझा जाएगा जैसे ये उसी व्यक्ति के कब्जे में है। एक्सप्लेनेशन और देख लीजिए, a person employed temporarily or on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant is a clerk or servant within the meaning of this section। यानी कि जो क्लर्क और सर्वेंट की हम बात कर रहे हैं ना, हम उन्हें आपने चाहे टेम्परेरी या किसी विशेष पर्पज के लिए क्यों ना रखा हो, तब भी वो आपके क्लर्क और सर्वेंट माने जाएंगे इस अधिनियम के। अगर हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, तब भी उनके पास अगर कोई संपत्ति है तो ये माना जाएगा वो आपके कब्जे में है। 28 काउंटरफीट कहता है। कुछ देखो भैया क्या कहता है ये। A person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। अभी तो बताओगे बेटा क्या कहना चाह रहा है ये? सर मेरी समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, प्रिया आप बताओगे भैया? सर ये कह रहा है अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफेट, किसी भी पर्सन को काउंटरफेट कब बोलेंगे कि उसने किया है, हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, जब उसने किसी एक चीज को बिल्कुल ऐसे दर्शाया हो कि वो दूसरी वाली चीज को कह रहा है वो। सर अच्छे से तो मैं नहीं समझा पाऊंगी, पर इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस, और वो जो रिजेंबलेंस के पीछे उसकी इंटेंशन है वो है कि टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, या तो वो डिसेप्शन कर रहा है उसके लिए, और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन विल देयरबाय बी प्रैक्टिस, या फिर उसको ये नॉलेज है कि ऐसा रिजेंबलेंस करने से वो डिसेप्शन प्रैक्टिस करेगा। अंजलि बेटा कुछ बताओगे आप? सर जैसे नकली नोट होते हैं हाँ तो वो आ जाएगा इसमें, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो को काउंटरफीट की जो हिंदी है अगर किसी के पास हो तो कोई बताएगा क्या लिखा हुआ है? मुझे शायद याद नहीं है।
सर कूटकरण लिखा हुआ है। हाँ तो कूट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो अब ये जो कूटकरण है या ये कूट रचना है, एक मिनट रुक जाओ भैया। जो कूटकरण या जो कूट रचना है इसको आप काउंटरफीट कहते हैं। काउंटरफीट, अब ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कूट रचना करता हुआ, कूट रचना कूटकरण या काउंटरफीट करता हुआ कब कहा जाएगा, जब वो कोई ऐसी चीज तैयार करे, ऐसी वस्तु तैयार करे जो किसी दूसरी चीज से, दूसरी वस्तु से बिल्कुल रिजेंबल, यानी कि उसकी हूबहू शक्ल तैयार बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। जैसे एक 500 का नोट ओरिजिनल है और जो अंजलि ने एक 500 का नोट ऐसा तैयार कर दिया जो बिल्कुल असली की तरह दिखाई देता है, तो यहाँ पे कूट रचना हुई। लेकिन अभी अधूरा है वो कूट रचना, यानी कि 28 के काउंटरफीट में कब आएगी, जब आशय की हम बात करते हैं, इंटेंडिंग बाय मींस, यानी कि इंटेंडिंग बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस, यानी कि वो जो रिजेंबलेंस जो तैयार की गई है, जो किसी व्यक्ति को डिसेप्ट यानी कि धोखा करेगी, धोखा देने के आशय से, कि वो जो कूट रचना, वो जो रिजेंबलेंस तैयार की गई है, तब वो व्यक्ति जो काउंटरफीट करता हुआ कहा जाएगा। इसी तरीके से जब नोइंगली इट टू बी लाइकली दैट डिसेप्शन, या उसे इस बात की जानकारी है कि अगर जो वो चीज तैयार कर रहा है इससे किसी व्यक्ति को धोखा भी दिया जा सकता है, तब उस स्थिति में वो व्यक्ति काउंटरफीट करता हुआ कहा जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्लियर कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो चीज वो काउंटरफीट यानी कि जो नकली नोट तैयार किया गया है बिल्कुल एकदम ओरिजिनल से मैच खाता हो, थोड़ा बहुत अगर अंतर रह भी गया है ना तो भी वो काउंटरफीट की कैटेगरी में आ जाएगा। इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट तो बहुत जरूरी नहीं है। आपने तैयार कर दिया बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला, आपका काम हो गया। अब इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन 2 हम देख लेते हैं। व्हेन ए पर्सन कॉज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग and the resemblance is such that the person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved, the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice डिसेप्शन। ये है काम की चीज, यानी कि उस रिजेम्बलेंस से जब तक कोई अन्यथा सिद्ध ना कर दिया जाए तब तक प्रिजम्पशन यही होगी कि वो उस रिजेम्बलेंस के द्वारा किसी व्यक्ति को धोखा देना चाह रहा है। रिजेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नो इट टू बी लाइकली, यानी कि या उसे इस बात की जानकारी है कि जो जो वस्तु उसने तैयार की है, रिजेम्बलेंस उसने तैयार की है, उसके द्वारा किसी को धोखा दिया जा सकता है या धोखा दिया जाएगा। क्लियर है भैया? आगे देख लेते हैं। 29 डॉक्यूमेंट की बात करता है। अच्छा देखो, अब मुझे अंजलि बताएगी बेटा डॉक्यूमेंट को आपने कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है। अंजलि सर एविडेंस। शाबाश, एविडेंस में। और कहाँ पढ़ा है बेटा? और सर नहीं पता। प्रॉपर्टी एक्ट में भी दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी दिया हुआ है। चलो, और देखो कमाल की चीज ये है कि एक ही डेफिनेशन को हर जगह यही दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट मींस एंड डिनोट एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस, यानी कि कोई भी ऐसा मामला है, कोई भी चीज है, कोई भी चीज जिसको एक्सप्रेस किया हुआ है या डिस्क्राइब किया है किसके ऊपर, किसी सब्सटेंस के ऊपर। सब्सटेंस क्या, कोई भी पदार्थ हो सकता है, चाहे वो पत्थर हो सकता है, लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कागज हो सकता है। और वो जो क्या नाम है, जो आपने जो मामला जो उकेरा है उस पर एक्सप्रेस किया है या डिस्क्राइब किया उस सब्सटेंस पर, उसके लिए जो मीन्स है आपके किस तरीके के, या तो कोई शब्दों के द्वारा आप चीजें आपने उसके ऊपर तैयार की है, या कोई फिगर्स के द्वारा तैयार की है, या कोई चिन्हों के द्वारा उसके ऊपर तैयार की है, या इन तीनों में से दो या दो से अधिक कोई चीजें आपने लिए, बाय मोर देन वन ऑफ दोस मींस। ये जो तीन चीजें दी इनमें से एक से अधिक चीजों का आपने प्रयोग किया है, तब उस स्थिति में क्या माना जाएगा, इंटेंडेड टू यूज और विच में बी यूज्ड इज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। तो उस स्थिति में वो क्या उसके लिए साक्ष्य होंगे और यही डॉक्यूमेंट होगा भैया। अब एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। इट इज ए मटेरियल बाय दैट व्हाट मींस और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर
और मार्क्स आर फॉर्म, ये इमेटीरियल है कि इस मीन्स में किस सब्सटेंस पर कोई चीजें तैयार हुई है वो कहीं भी हो सकती है। और वेदर द एविडेंस इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, चाहे कोर्ट में यूज होनी हो या ना होनी हो, तभी उस स्थिति में क्या है भैया वो इट इज, ये इमेटीरियल है। बस इतना ही काफी है कि ये क्या है, वो डॉक्यूमेंट है। इसके लिए इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन कुछ देखना क्या क्या कहते हैं भैया। A writing expressing the terms of a contract which may be used as evidence of the contract is a document. A सीधा check सा, हाँ, चेक अपॉन ए बैंकर इज ए डॉक्यूमेंट, ए पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट है, मैं प्लान और कैरिकेचर जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है, डॉक्यूमेंट है। राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन इज ए डॉक्यूमेंट। कुछ भी है, मान लीजिए पत्थर की मूर्ति, अगर उसमें नीचे कुछ लिखा हुआ है कि इस तारीख को इस इसके द्वारा तैयार कर दी गई, तो वो भी क्या है, वो भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 और पढ़ देना भैया क्या है। Whatever is expressed by means of letters, figures, or marks as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters, figures, or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed. चलो खैर आगे चल लेते हैं भैया। इसके बाद जो 29 में आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की, ओ सॉरी डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, 29A में आप भैया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट क्या होगा, शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू देम इन क्लॉज टी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब तो वो जो वहां पर दिया हुआ वही एज इट इज आपको इसमें उठा के रख लेना, ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो जाएगा। अब इसके बाद सेक्शन 30 आप देख लो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी देखो अंजलि क्या कहता है भैया, देखना। The words valuable security denote a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished, or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी से के तात्पर्य किसी भी ऐसे दस्तावेज से है जिस दस्तावेज के द्वारा किसी लीगल राइट को क्रिएट किया जा रहा हो, उसको एक्सटेंड यानी कि बढ़ाया जा रहा हो, ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरित किया जा रहा हो, रेस्ट्रिक्टेड यानी कि उस पर कोई रोक लगाई जा रही हो, एक्सटिंग्विश या खत्म किया जा रहा हो, या रिलीज उसे छोड़ा जा रहा हो। इस तरीके का अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। या जिसके द्वारा एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट, यानी कि वो इस बात को एक्नॉलेज करता है कि वो किसी लीगल लायबिलिटी उसके ऊपर बनती है। जैसे कि आपका प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट क्या है कि मैं में एक निश्चित दिनांक को ये निश्चित धनराशि एक निश्चित व्यक्ति को देने का वचन देता हूं। अच्छा ये बताइए किसी ने प्रोमिसरी नोट देखा है, कुछ प्रोमिसरी नोट देखा भी है कभी? नहीं सर। शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया आपने देखा प्रोमिसरी नोट? अंजलि बेटा आपने देखा है? नहीं सर। कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन है। आबिदा आपने देखा बेटा प्रोमिसरी नोट? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं अभी सबको दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। प्रियंका आपने देखा बेटा? No, sir. शाबाश। श्रेयांश तुमने देखा है? नहीं सर। कोई बात नहीं। अच्छा देखो, उस प्रॉमिसरी नोट है उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 4 में डिफाइन किया हुआ है। सेक्शन 4 कहता है प्रॉमिसरी नोट मीन्स ए डॉक्यूमेंट containing an unconditional undertaking in writing, यानी कि a document in writing containing an unconditional undertaking to pay a certain amount of money to a certain person or a order of a certain person or to the bearer of instrument। यानी कि promissory note क्या है, लिखित में एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बनाई हुई है कि वो एक निश्चित धनराशि निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पर या जो बेयरर है उसको देगा। ठीक है।
अब किसी के पास, जिसके पास कोई भी नोट है, चाहे 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, एक बार कोई भी निकाल लीजिए सभी अपने अपने पास, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, जो भी है। देखना आरबीआई के गवर्नर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। किसी के पास नोट भी नहीं है? मैं धारक को 50 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। हाँ, तो ये प्रोमिसरी नोट है, ना कि कोई करेंसी। अगर आप करेंसी की बात करेंगे, जो करेंसी है वो 1 रुपए का नोट, क्योंकि उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन है, वो करेंसी है। और या तुम्हारे जो कॉइन है वो करेंसी है। ये जितने भी इस तरीके के नोट हैं, चाहे वो 10 का है, 5 का है, 20 का है, 100 का है, जिसपे लिखा हुआ है मैं धारक को जितने भी रुपए की राशि है उतने रुपए देने का वचन करता हूँ, दैट इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट। ठीक है, अब चलो खैर ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो जाता है। आगे देख लेते हैं। सेक्शन 31 विल की बात करता है। विल मींस द वर्ड्स विल डिनोट एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, जो आपकी किसी व्यक्ति की इच्छा पर तैयार किया जाता है। और सेक्शन 32 वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन, जो एक्ट है यानी कि पॉजिटिव वर्ड में जो नेगेटिव वर्ड है वो इंक्लूड है। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर, जब तक कि अन्यथा प्रूव ना किया जाए, अन्यथा कोई इंटेंशन ना हो, तब तक जो है कि दोनों वर्ड है ना, जो इसमें एक्ट है, एक्ट में इलीगल ओमिशन इंक्लूड है। Section 33 act or omission की बात करता, the word act denotes as well as a series of act as a single act, and the omission denote as well as a series of omission as a single omission, यानी कि कोई एक्ट किया उसमें लगातार उसके अनुसरण में करते चले गए, वो सिंगल एक्ट माना जाएगा। इसी तरीके से लगातार कोई ओमिशन की हुई है तो वो इलीगल ओमिशन माना जाएगा। ये तो यहाँ तक तो ये हुआ। अगर कहो तो बेटा आगे निपटाऊं, बाकी कल देख लेते हैं, नहीं तो वैसे तो सर एक बार करेंसी बता दीजिए, करेंसी और इसमें आपने क्या डिफरेंस बताया है? मैंने कोई डिफरेंस नहीं बताया बेटा, मैंने तो केवल प्रोमिसरी नोट बताया है। हाँ सर, प्रॉमिसरी नोट और करेंसी बताया ना आपने, करेंसी पे ये नहीं लिखा हुआ होता। कौन सा नहीं लिखा होता? करेंसी की तो मैंने ये ये जो बताया जो 1 रुपए का नोट है आपका।